बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी HRM का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या होती है और सिलेक्शन क्या होती है। ये हमारे आज के मेन टॉपिक्स होंगे। एक रिक्रूटमेंट और दूसरा सिलेक्शन, और इनके दरमियान क्या डिफरेंस है ये भी डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट में हम डिस्कस करेंगे रिक्रूटमेंट को, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को। फिर हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज में इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज आ जाएंगे। फिर इंटरनल सोर्सेज की बात करेंगे तो इसमें प्रमोशंस, रिटायरमेंट और ट्रांसफ़र की बात आएगी। फिर हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। उसके बाद अल्टरनेटिव टू रिक्रूटिंग। फिर हम पढ़ेंगे सिलेक्शन को। सिलेक्शन में हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। उसमें इनिशियल स्क्रीनिंग आ जाएगा, एप्लीकेशन ब्लैक आ जाएगा, प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, ये सारे स्टेप्स आएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉब इंटरव्यू। जब जॉब इंटरव्यू को हम डिस्कस करेंगे तो उसमें मेथड्स ऑफ इंटरव्यूइंग, स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव इंटरव्यूइंग, कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंडीशनल जॉब ऑफर क्या होता है, फिजिकल एग्जाम क्या होता है, और लास्ट में देखेंगे परमानेंट जॉब ऑफर। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इन्वाइटिंग मोर एंड मोर एप्लीकेंट्स फॉर द एडवर्टाइज जॉब इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जब हम HRA प्लानिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किन किन पोस्ट पर कौन कौन सी वैकेंसीज जो है ओपन है, मतलब कि कौन कौन सी जॉब्स पर कौन कौन सी पोजीशन पर एम्प्लॉय जो है वो रिक्वायर करने हैं, हायर करने हैं, वहाँ पर जो है उनकी नीड है। तो जो वैकेंसीज़ हमारे पास होती हैं उन वैकेंसीज़ के लिए बाहर के टैलेंट को हायर करना, अट्रैक्ट करना, बाहर के कैंडिडेट को, एप्लीकेंट को इनवाइट करना कि वो जॉब के लिए, उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट को क्या करना, इनवाइट करना फॉर द एडवर्टाइज जॉब, जिस जॉब को आपको चाहिए उसको आप एडवर्टाइज़ करें थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू द प्रिंट मीडिया, थ्रू द न्यूज़पेपर, किसी भी ज़रिए से जो है आप अपनी जॉब की एडवर्टाइजमेंट करो और बाहर के एप्लीकेंट को, कैंडिडेट को इनवाइट करो कि वो जॉब को, आपकी जॉब के लिए, आपकी वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है, सर्चिंग एंड ऑब्टेनिंग क्वालिफाइड जॉब कैंडिडेट। और हम रिक्रूटमेंट करते क्यों हैं, इसका पर्पस क्या है, ताकि हमें जो है एक क्वालिफाइड जॉब कैंडिडेट जो हमें मिल जाए, हमारी जॉब के लिए एक परफेक्ट एम्प्लॉय हमें मिल जाए। तो रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि सर्चिंग राइट पर्सन फॉर द पर्टिकुलर जॉब, किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए किसी राइट एप्लीकेंट, राइट कैंडिडेट, राइट एम्प्लॉय को हायर करने के लिए आप जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं उस एडवर्टाइजमेंट के प्रोसेस कहते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आपके पास टू टाइप्स की होती हैं। पहली होती है इंटरनल सोर्सेज, दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज का मतलब कि आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट कर रहे हो, मतलब कि जो आपकी जॉब की वैकेंसी है उसको आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आपका एम्प्लॉय है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को ही आप हायर करते हैं, तो वो होता है इंटरनल सोर्सेज। मीन्स कि जो भी आपकी वैकेंसी है उसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही फिल कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। और एक्सटर्नल सोर्सेज का मीन कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल से, बाहर से एडवर्टाइज़ करके आप किसी एम्प्लॉयज़ को, बाहर के कैंडिडेट को इनवाइट कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जिसको आपकी वैकेंसी ओपन है उसके लिए अप्लाई करें, तो वो उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल सोर्सेज। अगर ऑर्गेनाइजेशन उस वैकेंसी को, उस पोजीशन को फिल कर रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक्सटर्नल सोर्स होगा, और बाहर से कर रही है तो वो एक्सटर्नल सोर्स होगा। तो जब हम इंटरनल सोर्स की बात करते हैं, इंटरनल रिक्रूटिंग सोर्सेज की बात करते हैं, तो उसके अंदर आपके पास प्रमोशन आता है, रिटायरमेंट आता है, ट्रांसफ़र। मीन कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किसी पर्टिकुलर जॉब के बारे में जो है आप वैकेंसी ओपन है, आप ऐसा पर्सन देख रहे हैं परफेक्ट जो उस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस बेटर है और वो इस जॉब के लिए गुड है, तो आप उसे हायर करोगे और उससे आप जो है उसकी प्रमोशन करोगे। मींस कि आप उसकी सैलरी भी बढ़ाओगे, उसकी पोजीशन भी जो है हाई करोगे, चेंज करोगे, तो इसको कहते हैं प्रमोशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें अगर अपना पर्सन हायर करना है तो हम प्रमोशन के थ्रू भी कर सकते हैं, रिटायरमेंट के थ्रू। मींस के वो एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो कि रिटायर हो चुके हैं या फिर रिटायर होने वाले हैं,
ठीक है, उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आपको लगता है कि आपकी इस पर्टिकुलर जॉब जिसके लिए आपको एम्प्लॉय नीड है उसके लिए वो बेस्ट है जो रिटायर होने वाला है, तो आप क्या करें, उसकी एक्सटेंशन कर दें, उसकी जो है एम्प्लॉयमेंट में उसकी जो है आप डेट उसकी इंक्रीज़ कर दें। तो क्या होगा, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए, तो इससे भी आप जो है हायर कर सकते हो इंटरनली। ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है, ठीक है, अगर आपको इंटरनली आपको करनी है रिकरिंग, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। मींस कि एक डिपार्ट से दूसरे डिपार्ट में जहाँ पर आपको नीड है वहाँ पर जो है एक एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र उसको कर दें। तो इस थ्रू भी आपको क्या मिल जाएगा, इंटरनली आपकी रिक्रूटिंग जो है सोर्स जो है वो हो जाएगी। मींस कि आप इंटरनली जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही जो है आप एम्प्लॉय हायर कर लोगे। तो अगर आप एम्प्लॉय किस तरह हायर कर सकते हो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के, आप प्रमोशन कर सकते हो, उसकी पोजीशन चेक करके उसकी चेंज करके उसकी सैलरी को इंक्रीज़ कर, रिटायरमेंट हो चुके हैं या होने वाले हैं उनकी आप जो है एक्सटेंशन उनका जो है वो टाइम आप इंक्रीज़ कर दें। और ट्रांसफ़र कर मीन्स कि आप एक डिपार्टमेंट से, फॉर एग्जांपल आपका वहाँ पर एम्प्लॉय एक्स डिपार्टमेंट है आपका, वहाँ पर आपको काम करना है और आपके वाई डिपार्टमेंट में उसकी नीड है, तो आप क्या करोगे, एक्स से उसको वाई में ट्रांसफ़र करोगे। तो ये कुछ जो है हमारे पास सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए हम इंटरनली जो है इनवाइट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। अब जब इंटरनली रिक्रूटमेंट करते हैं, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, पब्लिक रिलेशंस, बिल्ड मोरल्स, इनकरेज एम्बिशियंस एम्प्लॉयज, चीपर, नो कैंडिडेट बेटर, ऑलरेडी सोशलाइट। इसका मतलब ये है कि जब आप इंटरनली अगर कोई एम्प्लॉय हायर कर रहे हो तो वो जो है, क्योंकि एम्प्लॉय जब हम हायर करते हैं तो उसमें हमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो और कॉस्ट भी काफ़ी लगती है। तो अगर आप एम्प्लॉय के अंदर से ही, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एम्प्लॉय हायर करो तो उस एम्प्लॉय के बारे में आपको सारा डेटा है, आप उसके किस स्किल्स से भी जो है आप जानते हैं, तो ये क्या होगा, टाइम जो है इसमें इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा और ये चीपर भी होगा, सस्ता भी होगा। आप कैंडिडेट को पहले से ज़्यादा जानते हैं। ऑलरेडी सोशलाइट का मतलब कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में एडजस्ट है वो, ठीक है। आपको अगर बाहर से आपको एम्प्लॉय अगर उसको ला रहे हो तो आपको पहले उसको अपने इन्वायरमेंट अडॉप्ट करवाने के लिए उसको ट्रेनिंग करनी के लिए पड़ेगी, उसको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, उसमें टाइम भी काफ़ी लगेगा। लेकिन ये क्या ऑलरेडी सोशलाइज है, पहले से ही ट्रेन है आपके ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को, ये जानता है, तो इससे आपका क्या होगा, आपके सोशलाइज इसको नहीं करना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट्स हैं। और अगर हम इंटरनली रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, इंटरनली अगर हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि हम जो आउटसाइड जो टैलेंट है ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड, उसे जो है हम मिस कर देंगे, ठीक है। अगर हम उसे हायर नहीं करते, जो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न स्किल्स हैं, उन्हें जो है हम मिस कर देंगे, ठीक है। और अगर उन्हें मिस कर देंगे तो हमारे पास जो क्या है, नो न्यू आइडियाज़, हमारे पास जो कलेक्शन होगी न्यू आइडियाज़ की वो भी नहीं आ सकेगी। और अगर हम बाहर से कोई एम्प्लॉय हम हायर कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी टेक्नोलॉजी भी करनी पड़ेगी, उसे स्किल्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये कॉस्टली भी होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, ठीक है। कॉस्टली भी होगा, टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन वो जो स्किल्स हैं, वो जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो उसकी अपग्रेड हुई हुई होगी। अगर हम बाहर से कोई भी एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं तो वो जो है अभी फ्रेशर होगा बिल्कुल, तो उसको टेक्नोलॉजी का पता होगा, उसको स्किल्स का पता होगा, उसके अपग्रेड होंगे, ठीक है। तो उसे इतना ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। तो ये डिसएडवांटेजेस जो हैं वो हैं एक, अगर हम इंटरनली अगर हम हायर कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स, मीन्स कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कोई एम्प्लॉय हायर नहीं कर रहे हैं, हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, तो उसके हमारे पास क्या क्या सोर्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहला यहाँ पर ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया का मतलब हम जिस जॉब के लिए जो है पर कैंडिडेट जो है वो सर्च करना चाह रहे हैं, जॉब की एडवर्टाइजमेंट करें थ्रू द सोशल मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, किसी साइट के ज़रिए, किसी जो है आप किसी सोशल ऐप के ज़रिए, सोशल सॉफ्टवेयर के ज़रिए, मतलब कि आप सोशल मीडिया को यूज़ करके एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, आप कोई फ्रेशर अगर आपको चाहिए अपनी जॉब के लिए, तो आप किसी यूनिवर्सिटी और किसी कॉलेज से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि जिस स्टूडेंट्स के अंदर ये एबिलिटीज़ है वो आपका जो है कॉन्टेक्ट करवाएंगे, स्टूडेंट के साथ रिलेट करेंगे और इस तरह एक आपको जो है एक फ्रेश कैंडिडेट जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद है एम्प्लॉय रेफरेंस। इसका मतलब है कि किसी एम्प्लॉय के अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा एम्प्लॉय है कि जो बिल्कुल परफेक्ट है और वो आपको कोई रेफरेंस दे रहा है किसी
किसी फ्रेंड का या किसी रिलेटिव का, मीन्स कि अगर वो उसके ज़रिए से अगर आप उसके ज़रिए से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उसके ज़रिए से हायर कर रहे हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कहलाएगा एम्प्लॉय रेफरल्स। फिर है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज क्या करती हैं, ये किस तरह से काम करती है? एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो है वो अलग अलग एम्प्लॉयज़ का जो है डेटा अपने पास रखती है कि इसकी इतनी क्वालिफिकेशन है, ये स्किल्स हैं, ये एबिलिटीज़ है, फिजिकल ये कंडीशन है, ठीक है। अब क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन, उस एजेंसी से कॉन्टेक्ट करेगी कि हमें इस जो है कंडीशंस का, इन एबिलिटीज़ का जो है एम्प्लॉयज़ रिक्वायर है, तो हमें रिक्वायरमेंट करनी है। तो फिर क्या करेगी वो एम्प्लॉय एजेंसीज मैच करेगी, और जिसके स्किल्स जिसकी क्वालिफिकेशन मैच होगी तो फिर क्या करेगी उस कैंडिडेट, उस एप्लीकेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो है लिंक क्रिएट करवाएगी। तो इस तरह वो हायर करेगा आउटसाइड से। एम्प्लॉयमेंट जिसके ज़रिए आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, जॉब फेयर कर सकते हैं, साइबर रिक्रूटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है, आप आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से आउटसाइड आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अब अगर आप बाहर से आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके क्या एडवांटेजेस है? ब्रिंग इन न्यू आइडियाज़। आप क्या कर सकते हैं, अप टू डेट जिन एम्प्लॉयज़ की नॉलेज है, जिन एप्लीकेंट की नॉलेज है, उनको आप हायर कर सकते हैं, आपको न्यू आइडियाज़ मिल जाएंगे इससे। कैन हैंडल रैपिड ग्रोथ, गेट पीपल विद अप टू डेट नॉलेज, एजुकेशन ट्रेनिंग, ठीक है। आप जो है उनके पास नॉलेज, आप उनको मॉडर्न जो है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को समझने वाले होंगे, तो अपने जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भी ट्रेनिंग अगर आप दे रहे हैं तो वो जो है उसे एक्सेप्ट कर लेगा, उसे एडजस्ट कर लेगा। शेक अप द ऑर्गेनाइजेशन। एक मॉडर्न अगर एप्लीकेंट आपके पास आ रहा है, एक मॉडर्न जो उसके पास नॉलेज है, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को शेक अप कर सकता है, मीन्स के बहुत कम टाइम में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छी जो है अचीवमेंट दिलवा सकता है। तो ये एडवांटेजेस हैं अगर आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट करते हैं। हमेशा इन सब के बाद जब हम देखते हैं कि अब हमारे जब एनालिसिस करते हैं किसी जॉब के, हमें पता चल जाता है कि इस जॉब के लिए जो है इस टाइप का पर्सन हमें रिक्वायर है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम रिक्वायरमेंट करते हैं। रिक्वायरमेंट के ज़रिए, रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट के ज़रिए हम एडवर्टाइज़ कर देते हैं अपनी वैकेंसीज़ की, अपनी जॉब की। उसके बाद क्या करते हैं, एप्लीकेंट आते हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन में उस वैकेंसी के लिए, उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। जब आप, अब बहुत सारे एम्प्लॉयज़, बहुत सारे कैंडिडेट एप्लीकेंट हैं, उसने आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि इन सब एम्प्लॉय में, इन सब कैंडिडेट में
इन सब एम्प्लॉय में कौन सबसे ज़्यादा परफेक्ट है, कौन किसके स्किल्स आपकी जो है जॉब से मैच करते हैं, तो इसी प्रोसेस का नाम है सिलेक्शन। आप बेस्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द पूल। पूल अब आपके पास बन जाएगा। पूल का मतलब है कि जितने भी एप्लीकेंट हैं उन सबको हम कहते हैं पूल। अब पूल क्या होगा, आपके इंटरनल जो है, आपने इंटरनल एम्प्लॉय भी जो है वो उन्होंने भी आपको अप्लाई किया होगा, उनके रेफरेंस से भी किसी ने अप्लाई किया होगा, और आउटसाइडर भी आपके होंगे। ठीक है, तो इन तमाम एप्लीकेंट ने अप्लाई किया हुआ है, तो इनको हम कहेंगे पूल। अब आपके पास बहुत सारे एप्लीकेंट का पूल है जिन्होंने अप्लाई किया है। अब उस पूल के अंदर से ठीक है, आपको जो है क्वालिफाइड जो है कैंडिडेट आपको चाहिए, तो पूल में से जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई किया है उनको चेक करके उनमें से बेस्ट सेलेक्ट करना, उससे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ चूजिंग ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट्स। ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट में से आप क्या चूज़ कर रहे हो, इंडिविजुअल बेस्ट सूटेड फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन। किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए बेस्ट जो सूट करेगा उसको आप पूल में से सेलेक्ट करोगे। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेकिंग अ जजमेंट नोट अबाउट द एप्लीकेंट। इससे आपको जब आप सिलेक्शन करोगे तो आप क्वालिफिकेशन देखोगे, सबके डॉक्यूमेंट देखोगे, इनके स्किल देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जजमेंट हो जाएगी कि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है या नहीं। अबाउट द फिट बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द जॉब। एप्लीकेंट के लिए एप्लीकेंट और जॉब जो है उनके स्किल्स मैच भी हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब हमने रिक्वायरमेंट भी कर दी, हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेंट भी आ गए। उन एप्लीकेंट को हमने नाम दिया पूल का। अब हमें पूल में से चूज़ करने हैं, सेलेक्ट करने हैं बेस्ट कैंडिडेट। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएट करते हैं। उसके बाद हम एप्लीकेशन ब्लैंक ये वाला प्रोसेस करते हैं। और थर्ड होता है हमारे पास प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। अभी इन्हें डिटेल में कवर करते हैं कि ये क्या प्रोसेस होते हैं। इनिशियल स्क्रीनिंग का मतलब ये भी है कि जो भी आपके पास पूल आया है, सबसे पहले देखेंगे वो आपके जॉब के लिए जो है वो एलिजिबल है भी या नहीं। आपकी जो जॉब है उससे मतलब वो एलिजिबल हैं, मतलब वो इस काबिल हैं कि उन्हें हायर किया जा सके। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट क्या होता है कि वो जो है किसी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते, वो उनके लिए मतलब नहीं होता उनका स्किल्स, लेकिन वो क्या करते हैं कि उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कि शायद जो है हम सेलेक्ट हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एलिजिबल होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैंडिडेट, ठीक है, हम उनमें से चेक करेंगे एलिजिबल है या नहीं। वो तो हम बाद में चेक करेंगे कि कौन परफेक्ट है ना, ये भी हम चेक करेंगे एलिजिबल है भी या नहीं। ठीक है, तो इनिशियल स्क्रीनिंग क्या होती है, डिक्रीज द नंबर ऑफ एप्लीकेंट बीइंग कंसीडर्ड फ्रॉम द सिलेक्शन। हम क्या करते हैं कि जो एप्लीकेंट्स हमारे पास पूल बनाए, उस पूल में से हम सिलेक्शन करते हैं। किस बेस पे करते हैं, हम डिक्रीज़ करते हैं। किस बेस पे डिक्रीज़ करते हैं, हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन हिस्ट्री हम चेक करते हैं, उसका करेक्टर चेक करते हैं, उसका जॉब परफॉर्मेंस जो है वो चेक करते हैं। इसी को देखकर जो हम नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है वो डिक्रीज़ करते हैं, और जो मतलब हमारी जॉब से जो है मैच करते हैं उन्हें हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप क्या चेक करते हो, पर्सनल रिज्यूमा, उसकी पर्सनल स्किल्स चेक करते हो, पर्सनल उसकी जो क्वालिफिकेशन है चेक करते हो, पास्ट एम्प्लॉयमेंट, अगर उसने कहीं पे एम्प्लॉयमेंट किए तो उसकी एजुकेशन हिस्ट्री चेक करते हो, रेफरेंस। अब अक्सर दफ़ा क्या होता है कि हम जब जॉब के लिए जाते हैं तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमें आपका रेफरेंस दे। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी है, आपके पास क्या प्रूफ है वो सही है नहीं। आप कहते हैं कि मेरा करेक्टर ऐसा है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मुझे जो है इस तरह की कोई हैबिट नहीं है मेरी बुरी, तो क्या करती है वो दो रेफरेंसेस जो है वो चाहिए होते हैं एचआरएम को। तो रेफरेंसेस देना ये सब किस में होता है, इनिशियल स्क्रीनिंग में होता है। उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए हमें रेफरेंसेस जो है चाहिए होते हैं। इफ़ द screening effort is successful, those applicants that do not meet minimum required qualification will not move the next stage in the selection process। अभी हमने बात की कि जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, करेक्टर का पता चल जाएगा, उनकी क्वालिफिकेशन का पता चल जाएगा, तो वो नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे। और जिनका नहीं होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हमने रखी थी उससे मैच नहीं करेगी, तो वो नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाएगा। कंपनीज यूटिलाइज एक्सपेंसिव सिलेक्शन। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर स्क्रीनिंग हम कर लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा जो है अपनी सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो आगे वाले स्टेप है वो कॉस्टली होते हैं। तो जितने ज़्यादा आगे वाले स्टेप में मतलब परफेक्ट एप्लीकेंट जाएंगे
तो उससे कॉस्ट हमारी सेव होगी। ठीक है, अब सिलेक्शन के अंदर हमने एक स्टेप तो पढ़ लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक का मतलब ये होता है कि जब अगर उनको आपने इनिशियल स्क्रीनिंग कर ली, अब आप क्या करेंगे, उनको एक ब्लैंक एप्लीकेशन देंगे, एक पेपर देंगे एप्लीकेशन टाइप का, एप्लीकेशन फॉर्म हम जिसे कहेंगे। ठीक है, और हम उसे उन कैंडिडेट को एप्लीकेशन इस कहीं तो अगर कहीं वर्क किया है तो लिखें वर्क हिस्ट्री और उस पर सिग्नेचर करें। तो सिलेक्शन में इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद उसके बाद आ जाता है क्रिटिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, जो भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं उससे तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेंट जो है वो सर्टिफाइज करेगा, एग्री करेगा जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, एप्लीकेंट क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और एक्सेप्ट करेगा और एक रिटन एग्रीमेंट देगा कि वो हमारी जो भी कंडीशंस हैं कि इतनी सैलरी है, ये पोजीशन है, ये स्किल्स हैं, ये परफॉर्मेंस वो करेगा। तो ये सब क्या है, वो एक रिटन एग्रीमेंट हम उससे लेंगे। ठीक है, अब इनिशियल स्क्रीनिंग भी उसकी हो गई। नेक्स्ट स्टेप था एप्लीकेशन ब्लैंक, वो भी हो गया। आप देखते हैं कि एम्प्लॉय टेस्ट होता है थर्ड स्टेप। एम्प्लॉय टेस्ट के अंदर क्या होते हैं, इट इज़ अ रिलायबल एंड एक्यूरेट मीन ऑफ सेलेक्टिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। ठीक है, पूल ऑफ एप्लीकेंट जो आपके पास बना है उसमें से एक्यूरेट और रिलायबल आप एम्प्लॉयज़ आप कैंडिडेट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टेस्ट हैव बीन डेवलप्ड टू मेयर वेरियस डायमेंशन ऑफ एप्लीकेंट। अब जो एप्लीकेंट आपके पास आया है, आप कैसे एक बेस्ट और परफेक्ट जो है एप्लीकेंट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उसके डिफरेंट टेस्ट ले सकते हैं जॉब से पहले। फॉर एग्जांपल आप उसके मेंटल एबिलिटीज़ चेक कर सकते हैं, आप डिफरेंट मेथड के जरिए आप उसके इंटरव्यू ले सकते हैं, और भी बहुत से वेज के जरिए आप उसकी मेंटल एबिलिटीज़ चेक कर सकते हैं, उसकी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और एक जो है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, HRM डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पर जो है डॉक्टर्स उनके खुद के जो है वहाँ पर टेस्ट के लिए होते हैं। तो आपकी फिजिकल एबिलिटीज़ चेक कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपसे रेफरेंस जो है वो रिक्वायर करेंगे कि आप हमें रेफरेंस ला कर दें किसी का, कि आपके जो करेक्टर है वो बिल्कुल जो है ख़राब नहीं है। आप इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं कि वो इसका इंटरेस्ट जो है किन हैबिट्स में है, कि वो जॉब में है भी या नहीं। ठीक है, एंड टेम्परमेंट एंड अदर बिहेवियर्स, आप ये डिफरेंट टेस्ट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप जॉब इंटरव्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जॉब इंटरव्यू करते हैं। मल्टीपल पीपल, HR मैनेजर, सुपरवाइजर, प्रोब एरियाज नॉट एक्सीड बाय एप्लीकेशन फॉर्म, क्वेश्चन मस्ट बी जॉब रिलेटेड। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया बताया हुआ है कि कोई भी सुपर, ठीक है, क्या कर रहा है, आप एप्लीकेशन को जो है फिल ना करवाए बल्कि वो इंटरव्यू ले। ठीक है, अब इंटरव्यू का आपको पता है किस तरह से लिया जाता है कि एक एम्प्लॉय आता है और उसके सामने जो है पैनल जो है वो बैठता है। पैनल मतलब कि डिफरेंट जो है एक्सपर्ट बैठते हैं और उससे जो है ये क्वेश्चन करते हैं, जॉब से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो आउट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या होती है, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, आप ले रहे हैं किसी एप्लीकेशन से। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब ओपन क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, उसकी लाइफ से भी हो सकता है, उसके करियर से भी हो सकता है, उसके पास से भी हो सकता है, उसकी कॉलेज लाइफ से भी हो सकता है, उसकी एजुकेशन से भी हो सकता है। अनस्ट्रक्चर है, आपने पहले से ही पेपर नहीं बनाया हुआ कि मुझे ये पूछना, आप कुछ भी पूछ सकते हैं उनसे। ठीक है, तो ये कहलाता है अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। एन इंटरव्यू वेयर प्रोबिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन आर आस्क्ड, दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड द इंटरव्यू इन कवरेज द एप्लीकेंट डू मच ऑफ द टॉकिंग। इस टाइप के इंटरव्यू में क्या आता है, आप बहुत ज़्यादा कंप्रहेंसिव जो है हो जाता है, क्योंकि अनस्ट्रक्चर है, आप कोई भी क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, तो बड़ा इंटरव्यू हो सकता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप पहले से ही जो है अपने पेपर पे क्वेश्चन बना लेते हैं जो आपने पूछने हैं, या फिर आप सिर्फ जॉब रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर में आप कहीं से भी कर सकते हैं, उसके लाइफ के किसी भी ही जो है आप कर सकते हैं किसी भी स्टेप से, लेकिन स्ट्रक्चर में आप सिर्फ जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एन इंटरव्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ अ जॉब रिलेटेड क्वेश्चन डेट आज कंसिस्टी ऑफ ईच एप्लीकेंट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, और थर्ड टाइप क्या होती है, मिक्स्ड। मिक्स के अंदर आप ओपन भी पूछ सकते हैं और आप जॉब रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब होता है हमारे पास मेथड्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के कौन कौन से जो है मेथड्स हमारे पास हो सकते हैं। एक होता है 1-to-1 इंटरव्यू। ठीक है, द एप्लीकेंट मीट्स द 1-on-1 विथ एन इंटरव्यूअर। एक इंटरव्यूअर जो है वो बैठा हुआ होगा, सिट हुआ होगा, जो इंटरव्यू जो है कंडक्ट कर रहा होगा, और एक जो है एप्लीकेंट आएगा। मीन्स कि एक एप्लीकेंट होगा और एक जो है
इंटरव्यूअर जो है उससे इंटरव्यू लेगा, तो इसे कहते हैं वन वन इंटरव्यू। ठीक है। सेकंड हमारे पास ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, ग्रुप इंटरव्यू में ये होता है कि एक एप्लीकेंट आता है, लेकिन उससे सेवरल एक्सपर्ट्स, मतलब कि डिफरेंट जो है रिप्रेजेंटेटिव जो कंपनी के एक्सपर्ट होते हैं वो उससे जो है क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, तो इंटरव्यू लेते हैं। सेवरल एप्लीकेंट्स इंटरेक्ट विद द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर कंपनी रिप्रेजेंटेटिव। अब ये भी हो सकता है कि एप्लीकेंट भी एक से ज़्यादा हों, मीन्स के वन वन में क्या होता है, एक एप्लीकेंट होता है, एक एप्लीमेंट होता है और एक इंटरव्यू होता है। ग्रुप इंटरव्यू के अंदर आपसे जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं वो भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और जो एप्लीकेंट है वो भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। बोर्ड इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर आपके सेवरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फर्म, मीन्स के सिर्फ एक कैंडिडेट हो और बहुत सारे जो हैं इंटरव्यूअर हो, अलग अलग जो है इंटरव्यूअर हो, तो हम कहते हैं बोर्ड इंटरव्यू। वन टू वन इंटरव्यू के अंदर क्या होगा, एक एप्लीकेंट होगा और एक इंटरव्यूअर होगा। लेकिन ग्रुप इंटरव्यू के अंदर क्या होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एप्लीकेंट और एक से ज़्यादा इंटरव्यूअर भी हो सकते हैं। लेकिन बोर्ड इंटरव्यू में एक कंडक्ट होगा और एक से ज़्यादा जो है इंटरव्यूअर होंगे। स्ट्रेस इंटरव्यू में ये होता है कि आप उससे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब जॉब के अंदर उसके जॉब के टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो आप किस तरह उस स्ट्रेस से डील करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो इंटरनेशनली एग्जिस्टेड टू डिटरमाइन हाउ एन एप्लीकेंट विल रिएक्ट टू स्ट्रेस ऑन द जॉब के टाइम पे अगर कोई स्ट्रेस आ गया तो आप उससे क्वेश्चन करोगे कि अगर स्ट्रेस आ गया तो किस आप जो है सॉल्यूशन लोगे, तो इसका कहते हैं स्ट्रेस इंटरव्यू। फिर होता है कंप्यूटर बेस्ड इंटरव्यू। कंप्यूटर बेस्ड इंटरव्यू का मतलब आप कंप्यूटर के जो है उस पर जो है आप टेस्ट लेते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं। तो ये क्या हो गई, मेथड्स होगा इंटरव्यू के। फिर हमारे पास स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव इंटरव्यू। अब इंटरव्यू तो ले रहे हैं हम, लेकिन बेस्ट इफेक्टिव इंटरव्यू कैसे लगते हैं, बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू कंडक्ट करेगा एप्लीकेंट से, वो बहुत उसकी तैयारी जो है वो फुल हो, ताकि वो अपने सवाल को फॉरगेट ना करे और कोई जो है कंफ्यूज ना हो। आप वेलकम करें कैंडिडेट का, ऐसा बिहेव आप ना करें उससे कि मतलब आपने पहले ही जो है उससे नहीं जो है हायर करना, ऐसा भी कोई जो है आप एनवायरनमेंट क्रिएट ना करें। इनकवरेज कैंडिडेट टू टॉक। अब कोई भी इंटरव्यू जो आता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ होता है, तो आप उसे इनकवरेज करें टू टॉक। अगर वो कहीं पर कुछ बोलता है कन्फ्यूजन की वजह से, तो आप उसे इनकवरेज करें। कंट्रोल द इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू को सही तरह से कंट्रोल करें, कैसे सवाल पूछने हैं, स्ट्रक्चर पूछने हैं, अनस्ट्रक्चर पूछने हैं। सप्लाई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपने उससे कोई क्वेश्चन किया है तो आप जो आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन उसे देनी चाहिए, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसे वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करेंगे। क्लोज इंटरव्यू। इंटरव्यू को किस तरह से क्लोज करना है, किस तरह से एंड करना है, तो ये इफेक्टिव इंटरव्यू के जो हैं एक स्किल्स हैं जो होने चाहिए इंटरव्यूअर के पास। अब हमारे पास कुछ इंटरव्यू होते हैं जो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। क्यों नहीं होते, उनके अंदर मिस्टेक्स होती है। क्या मिस्टेक्स होती हैं, कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक, स्नैप जजमेंट। उसने कोई भी आंसर दिया, ठीक है, आपने उस आंसर पे उसके जो जवाब वो दे रहा है उस पर मतलब आपने सोचा नहीं इसके बारे में, आपने थिंक नहीं किया, आपने स्नैप जजमेंट कर ली, जल्दी से जो है कोई भी डिसीजन ले लिया, तो ये भी आपकी एक मिस्टेक है। नेगेटिव एम्फेसिस आपको नहीं होना, नॉट नोविंग द जॉब। जो इंटरव्यूअर है उसको उस जॉब के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक मिस्टेक हो सकती है। प्रेशर टू हायर। ठीक है, उस पर कोई प्रेशर जो है नहीं उस पर क्रिएट करना। इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर। तो ये सब क्या है, एक जो है इंटरव्यूइंग मिस्टेक्स हैं। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन मीन्स कि अब कोई भी एप्लीकेंट है, उसके क्वालिफिकेशन आपने जज कर ली, आपने उससे इंटरव्यू ले लिया। अब आप ये वेरीफाई करोगे कि उसने जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है अपने करेक्टर को लेकर, अपने हैबिट्स को लेकर, अपनी क्वालिफिकेशन को लेकर, उसकी आप इन्वेस्टिगेशन करोगे कि ये सही है भी या नहीं। तो आप क्या करोगे, एक्यूरेसी ऑफ एप्लीकेंट फॉर्म आप चेक करोगे। कॉन्टैक्ट फॉर्मर एम्प्लॉयज़, आप दूसरे एम्प्लॉयज़ से जो उसके साथ के हैं, आप जो या फिर एक्सपर्ट हैं, आप उनसे जो है कॉन्टैक्ट करोगे। रेफरेंस, जो भी उस एम्प्लॉय ने रेफरेंस दिए थे उस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है रेफरेंसेस और जो है रिक्वायर करती है कि हमें रेफरेंसेस दो है, आप कम से कम 2 रेफरेंसेस दें। ठीक है, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो रेफरेंस से कि ये इसका बिहेवियर, इसका करेक्टर कैसा है इसका। ठीक है, वेरीफाई उसकी एजुकेशन, आप उसके जो है जहाँ से उसने एजुकेशन अचीव की है अपनी जो है
जो एजुकेशन कंप्लीट की है वहाँ से आप उसकी एजुकेशन को वेरीफाई कर सकते हो। क्रिमिनल रिकॉर्ड आप उसका चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन इज़ इम्पोर्टेंट, ये आप सब चेक कर सकते हो। तो ये बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, जब ये सारे आपने क्या कर लिया, इनिशियल स्क्रीनिंग भी कर ली, एप्लीकेशन ब्लैंक, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन भी ले ली, आपने उसके टेस्ट भी ले लिए, आपने उसकी जो है डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई कर लिए रेफरेंसेस से। अब क्या करोगे आप, अब कंडीशनल ऑफर, आप उसको जो है कंडीशनल जॉब ऑफर करोगे। मीन्स कि आप उसको एक लेटर सेंड करोगे, ठीक है। इनिशियली द कंडीशनल जॉब इज़ ऑफर डेट इज़ फॉलोड बाय द फिजिकल एग्जाम, ठीक है। अब आप उसे एक लेटर जो है वो जो है सेंड करोगे, ऑफर करोगे, और उसके बाद आप उसका जो है फिजिकल टेस्ट, जैसे मेडिकल टेस्ट भी कहा जाता है, वो आप जो है उसका चेक करोगे, ठीक है। अभी हमने बात की कि हम क्या करेंगे, उसका फिजिकल एग्जाम जो हम लेंगे, क्या क्या करेंगे, हम किस लिए करते हैं, पर्पस क्या होता है। पर्पस ये होता है कि हम उसकी जो है पीपल की फिजिकली आइडेंटिफिकेशन कर सकें, ठीक है। आइडेंटिफाई करें कि वो फिजिकली फिट है भी या नहीं, और ड्रग टेस्टिंग वगैरह ये सब टेस्ट करते हैं फिजिकल एग्जाम में, ठीक है। फिजिकल एग्जाम में अगर वो पास हो जाता है, उसमें कोई ऐसी हैबिट भी नहीं है, फिजिकली फिट भी है, तो हम क्या करेंगे, उसको परमानेंट जॉब ऑफर, हम उसको लेटर दे देंगे कि आपकी जो जॉब है वो कंफर्म हो चुकी है, आप जो है आप वो ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन को कर सकते हैं। इफ़ फिजिकल टेस्ट एग्जाम प्रूव्स एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स एयर पास रिक्वायरमेंट द जॉब, अगर फिजिकल कंडीशन हो गई हैं सेटिस्फाई, जो कि जॉब से रिलेटेड थी, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड फाइनल जॉब ऑफर इज टू मैच्योर एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेंट को जो है जॉब की कंफर्मेशन का एक लेटर सेंड कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है। तो ये हमने आज पढ़ा कि किस तरह से जो है रिक्रूटमेंट हो सकती है, और उसके बाद रिक्रूटमेंट होता क्या है, इसके ज़रिए जो है हम एडवर्टाइज़ करते हैं अपनी जॉब को। उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेंट आते हैं, एक पूल बन जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन का स्टेप करते हैं, उस पूल में से हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब सिलेक्शन करने के कुछ स्टेप्स हमने पढ़े, हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, उसकी एप्लीकेशन ब्लैंक करते हैं, उसके एम्प्लॉयमेंट टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की टाइप्स हमने पढ़ी, और फिर हमने पढ़ा कि जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो हम कंडीशनल जॉब ऑफर उससे देंगे कि आप फिजिकल एग्जाम दें। फिजिकल एग्जाम भी अगर उसका हो जाता है तो आप परमानेंट जॉब ऑफर उसे देंगे। आई होप कि आपको ये सारा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन वाला प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।